मेरे प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो अब हम अपने नए फील्ड में चल रहे हैं, ऑप्टिक्स के फील्ड में। और ऑप्टिक्स में बेसिकली हमको इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो दिया गया है, दो चीज़ें पढ़नी है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। पहले पोलराइजेशन भी हुआ करता था तो वो भी पढ़ा जाता था, अभी पोलराइजेशन हट गया है तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ही पढ़ा जाता है। ठीक है, बट इसका भी सिलेबस थोड़ा लेंदी है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। तो ऑप्टिक्स, लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो क्या है? ऑप्टिक्स। ठीक है, अब लाइट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने के लिए हमारे दो चीज़ें हैं, एक जिसमें सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है और एक है जिसमें सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम कमरे में बैठे हैं, शाम है, अंधेरा है, तो लाइट जलानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन दिन में लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बात कि अगर हम जा रहे हैं या कहीं अंधेरा है तो हमको टार्च जलाना पड़ेगा या बल्ब जलाना पड़ेगा, जैसी भी चीज़ें हैं। बट अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमको कुछ नहीं जलाना है। किसी की आंखें कमज़ोर हैं तो चश्मा लगाएगा, तो उसको देखने के लिए चश्मे में बल्ब तो फिट नहीं करना है, लेकिन चश्मा नहीं लगाएगा, उसकी आंखें कमज़ोर हैं तो ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चश्मे में क्या होता है? लेंस होता है। मुंह देख रहे हैं तो दर्पण है, मिरर है, उसमें देख रहे हैं। अब ये नहीं कि मिरर में मुंह देख रहे हैं तो मुंह पे टार्च जला रहे हैं तब दिखाई पड़ रहा है ना? ऐसा नहीं है। तो ऑप्टिक्स को बेसिकली दो फील्ड में डिवाइड कर लिया जाता है। एक फील्ड ये है कि जिसमें सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा फील्ड है जिसमें सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो एक को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, और दूसरे को कहा जाता है फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के दो पार्ट हो गए। ऑप्टिक्स का दो पार्ट है, एक क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इसको रे ऑप्टिक्स कहा जाता है, और इसमें सोर्स ऑफ लाइट रिक्वायर्ड नहीं है। सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें सोर्स ऑफ लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेंस है, मिरर है, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं ये भी ऑप्टिक्स में ही आता है, और उसमें हम कोई लाइट का सोर्स नहीं यूज करते हैं इसके पढ़ने में। वहाँ इमेज देखते हैं तो ये किस में आएगा? वहाँ रे डायग्राम हम लोग ड्रा करते हैं तो वो किस में आएगा? रे ऑप्टिक्स में। और वहाँ ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं तो किस में? हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। दूसरी तरफ हम लोग इंटर में भी पढ़ा है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जिसमें लाइट वेव सुपर इम्पोज करती हैं या लाइट मुड़ जाती है। ठीक है, या लाइट वेक्टर का वाइब्रेशन जब एक डायरेक्शन में आ जाता है, तो इन सारी चीज़ों में सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे रखा गया फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स में। सो अनदर ऑप्टिक्स इज फिजिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और इस फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स में सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। तो ये दो ऑप्टिक्स है। हमारी किस्मत में क्या है? हमारी किस्मत में ये पढ़ना है, फिजिकल ऑप्टिक्स।
या वेव ऑप्टिक्स। इसमें सोर्स ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है। इसमें क्या क्या आता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंटरफेरेंस, जिसका केवल इंट्रोडक्शन आज हम देंगे। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना, इंटरफेयर है झगड़ा करना बेसिकली, या दोस्ती करना भी होता है, क्योंकि इंटरफेयर दो तरह से करना होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसमें जाके उंगली कर दीजिए, एक तो ये इंटरफेरेंस हो गया। दूसरा क्या है? उसको सपोर्ट कर दीजिए उस काम में, तो ये भी इंटरफेयर करना ही हुआ। लेकिन दोनों तरह का इंटरफेयर करना कब होता है? जब दो समान औकात वाले लोग होते हैं। ये नहीं कि एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटे तबके का है, तो ना दोस्ती ना दुश्मनी, दोनों नहीं हो पाएगी। एक माफिया डॉन है, एक दबा कुचला व्यक्ति है, तो उसमें झगड़ा कैसे होगा? रिजल्ट तो पहले ही आउट है। ठीक है, तो वहाँ इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। तो इंटरफेयर के लिए चाहे सपोर्ट करना हो, चाहे अपोज करना हो, दोनों चीज़ों के लिए दोनों के औकात ज़रूरी हैं, दोनों सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर किसका इंटरफेरेंस है? वेव का इंटरफेरेंस है। तो वेव की औकात सेम हो। वेव की औकात क्या है? वेव इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं वेव इक्वेशन? y = a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी, जहाँ y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ओमेगा टी क्या है? फेज ऑफ वेव, है ना। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। y क्या है? ये इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं? व्यतिकरण, हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं। तो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये क्या है? एम्पलीट्यूड, आयाम, जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर मोशन के केस में ये कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन जब होगा जैसे क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। और वेव के केस में इसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? ये कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति। कुछ बच्चे कहते हैं कि हिंदी में भी बताया करिए, तो इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ चीज़ों को मैं दोनों बाइलिंगुअल कर दूं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? केवल आवृत्ति, एफ होता है ω/2π। अच्छा, चूँकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है दैट इज ओमेगा टी, थीटा ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, हियर इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन जो आपका वेव का इक्वेशन है, इट कैन आल्सो बी रिटन एज y = a sin थीटा। तो ये जो थीटा है ओमेगा टी है, इसको बोल दिए फेज। फेज क्या होता है? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो आज यही बेसिक चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, केवल जनरल इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हमने कहा कि दो वेव सुपर इम्पोज करेंगे, दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो इंटरफेरेंस होगा, अध्यारोपित होंगे तो वेव इंटरफेरेंस होगा। और इंटरफेयर वही कर सकता है जिसकी औकात सेम हो। तो जैसे कोई मनुष्य है तो औकात क्या? उसका पैसा, उसका पावर। ठीक है, ये उसकी औकात है। वेव का औकात क्या है? उसका एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, फेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो हम लोग वेव बनाते हैं, साइनसॉइडल वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इधर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, इधर थीटा = ω/t होता है।
ये ड्रा करते हैं। ये 0 है, ये हाफ साइकिल होता है, इतना क्या हाफ साइकिल पाई। ये वेव में आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है। ये क्या है 2 पाई। तो 0 गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, एक साइकिल पूरा हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर ये आधी साइकिल 3 पाई, और फिर अगर इसको पूरा करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 पाई, 4 पाई। ठीक, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट। ये मीन पोजीशन है आपका, मीन पोजीशन। जब ये इक्वेशन डिराइव किया गया था तो आपको याद होगा इंटरमीडिएट में कि एक सर्किल हम लोग बनाए थे, ठीक है, इसके डेरिवेशन के लिए, और कहते थे कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पार्टिकल के पोजीशन से इसके डायमीटर पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते गए। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका जो फुट है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पहुँचा, परपेंडिकुलर यहाँ है, पार्टिकल लौट गया यहाँ आया, परपेंडिकुलर यहाँ हुआ, पार्टिकल यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ गया, पार्टिकल यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ आया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो है ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर इधर उधर जा रहा है। ये इसका मीन पोजीशन है, सर्किल का सेंटर, ठीक है। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये परपेंडिकुलर फुट क्या है, मीन पोजीशन के अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसका मोशन कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है। तो यहीं से सॉल्व करते हुए हमको मिला था ये इक्वेशन y = a sin ओमेगा t, इट इज़ y = a sin ओमेगा t, जहाँ a क्या था, इसका सर्किल का रेडियस था, तो ये भी सर्किल का रेडियस है, और y डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये यहाँ पहुँचा पार्टिकल तो परपेंडिकुलर का फुट यहाँ पहुँचा तो ये इतना y हुआ। जब पार्टिकल यहाँ है, परपेंडिकुलर यहाँ पहुँचा, ये इतना y हुआ। पार्टिकल यहाँ पहुँचा, परपेंडिकुलर यहाँ पहुँचा तो ये y हुआ। पार्टिकल यहाँ पहुँचा, परपेंडिकुलर यहाँ तो ये y हुआ। अब ये इतना क्या मैक्सिमम, इसके बाहर क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, और यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेंटर से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन को आयाम बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ मैक्सिमम। वैसे भी जब साइन ओमेगा टी लेंगे तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम है तो वाई का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। अगर मैथ से देखें तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एम्पलीट्यूड। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो यही क्या है, एम्पलीट्यूड। फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है क्योंकि पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा तब फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, देखो फिर कम हो रहा है, फिर, है ना। लेकिन जब यहाँ पहुँच गया, ये क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो अब जो है दूसरी तरफ बढ़ने लगा। पार्टिकल यहाँ पहुँचा, ये क्या है, दूसरी तरफ बढ़ने लगा, यहाँ पहुँचा, इधर बढ़ा, यहाँ पर मैक्सिमम, फिर यहाँ नीचे, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड ए है ना। और ये जो पाई है, 2 पाई, 3 पाई, ये क्या है, दीज आर फेज, ये क्या है, फेज है, फेज, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ये बताता है कि पार्टिकल कितने एंगल पे वाइब्रेट कर रहा है। अगर ये पाई है तो यहाँ π/2, यहाँ का फेज क्या, π/2, ये क्या हो जाएगा, पाई और 2 पाई के बीच में ये 3 π/2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 π/2 फेज हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फेज। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड। और 1 सेकंड में जितना साइकिल पूरा हो जाए, जैसे ये 1 साइकिल है, ये 2 साइकिल आगे, 3 साइकिल, 4 साइकिल, तो 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम जितनी साइकिल पूरी हो जाए वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय वेव पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यही ग्राफ हम लोग टाइम पीरियड में भी बना सकते हैं कि इधर डिस्प्लेसमेंट लिया,
इधर टाइम लिया, तो ये क्या है, हाफ साइकिल, और यहाँ से यहाँ फिर आया फुल साइकिल। तो एक साइकिल में वेव के द्वारा लिया गया टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो यहाँ क्या होगा, t/2। यहाँ क्या होगा, 3t/2। टी में t/2, यहाँ हाफ साइकिल में t/2 टाइम बीतता है, यहाँ हाफ साइकिल में पाई का फेज जाता है ना। तो जो पाई का फेज है वो t/2 के टाइम डिफरेंस के बराबर है। एक साइकिल में 2 पाई का फेज वेव कवर करता है, तो एक साइकिल में कैपिटल टी का टाइम पीरियड ही कवर करता है पार्टिकल। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं। अब एक चीज़ और छीट रहा है कि वो वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ क्या है, वेव का लेंथ क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। एक साइकिल में वेव के द्वारा जो डिस्टेंस चली जाती है वही क्या है, वेवलेंथ लैम्डा। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल इज वेवलेंथ। ठीक है, तो वैसे तो आप डिफाइन किए इंटर में कि ये दो क्रेस्ट हैं, जो ऊपर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। दो क्रेस्ट या दो, इसे बोलते हैं ट्रफ, के बीच का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। अच्छा, ये भी लैम्डा होगा। यहाँ कितना फेज है, π/2, यहाँ कितना फेज है, 5π/2। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, 5π/2 माइनस π/2, इट इज़ 4π/2 मतलब 2π। तो 2π में कितना एंगल कवर होता है, 2π में कितना साइकिल जाता है, 2π में एक साइकिल। और वेवलेंथ जो दो क्रेस्ट के बीच में था, मतलब π/2 और 5π/2, इसमें एक लैम्डा आया और इसी में एंगल 2π है, तो 2π एक साइकिल में होता है। इसके मतलब वेवलेंथ भी कितने का डिस्टेंस है, एक साइकिल का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल, ये क्या है, यही वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य लैम्डा। तो अच्छा, जब दो वेव चलती हैं, जैसे दो वेव चल रही हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ π/2 फेज पूरा हो जाता है, दूसरी वेव यहाँ से चल दी, तो ये दूसरी जो वेव है इसका π/2 यहाँ आएगा। कब, यहाँ आएगा, कब, जब इसका पाई पूरा हो चुका होगा। तो दूसरी वेव क्या है, अच्छा इसका 0 यहाँ था, इस वेव का 0 इसके π/2 पे है, मतलब ये दूसरी वेव जो है ये पहली वेव से π/2 पीछे चल रही है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, π/2। ठीक है, अगर फेज डिफरेंस π/2 है तो टाइम डिफरेंस क्या होगा, t/4। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, λ/4। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि 2π के फेज में, भाई एक साइकिल में कितने का फेज है, हम ऐसा लिख लें, वन साइकिल में फेज है 2π, टाइम है t और वेवलेंथ है लैम्डा। तो एक साइकिल में फेज है 2π, टाइम है t, वेवलेंथ है लैम्डा। अगर इनमें फेज डिफरेंस π/2 हुआ तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ये λ/4 हो जाएगा, क्योंकि 2π में पाई को t से रिप्लेस करो और 2 से डिवाइड करो तो t आ गया, पाई को लैम्डा से रिप्लेस करो और 2 से डिवाइड करो, लैम्डा आ गया। तो यहाँ पर पाई को लैम्डा से रिप्लेस करो, 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, λ/4 आ जाएगा। तो एक चीज़ समझेंगे कि 2π का फेज डिफरेंस, t का टाइम डिफरेंस और लैम्डा का पाथ डिफरेंस, तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है ना। तो पाई का फेज डिफरेंस, अब यहाँ 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड किया ना, यहाँ भी 2 से डिवाइड करो, t/2 का टाइम डिफरेंस, यहाँ 2 से डिवाइड करो, λ/2 का फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये बराबर है। अब फिर यहाँ 2 से डिवाइड करो,
π/2 का फेज डिफरेंस, तो t/4 का टाइम डिफरेंस, तो λ/4 का पाथ डिफरेंस, ये भी क्या है, इक्वल है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा डीप में, हालांकि समझा है आपने इंटरमीडिएट में, ये तो मैं रिमाइंड करा रहा हूँ बार बार। तो 3 चीज़ें हैं, इसका काम आएगा आपको पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। वेव जब एक साइकिल चलती है तो उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। 2 वेव के केस में दोनों के टाइम को कंपेयर करते हैं तो टाइम डिफरेंस निकल आता है। ठीक है, जैसे अगर यहीं पर टाइम डिफरेंस निकालें तो इसका टाइम ये आधी साइकिल में t/2 आधा टाइम, और यहाँ पर क्या है t/4। इस वेव का t/4 पूरा हो चुका है, तब इस वेव का 0 शुरू हो रहा है, यानी वे वेव इससे टाइम में t/4 आगे है। वही मैं लिख भी रहा हूँ, है ना। बस सीधे आपको अगर फेज पता है तो आप टाइम पाथ डिफरेंस अपने आप निकाल सकते हो। फेज में अगर मान लो π/3 है तो टाइम में पाई को t से डिवाइड करो और t से रिप्लेस करो और 2 से डिवाइड करो, t/6 हुआ। और वेवलेंथ में भी क्या है, पाई को लैम्डा से रिप्लेस करो और 2 से डिवाइड करो, λ/6 हो गया। एकदम आसान है। आपको अगर फेज डिफरेंस पता है, पाथ डिफरेंस निकालना है, टाइम डिफरेंस निकालना है, तो पाई को t से या लैम्डा से रिप्लेस करो और 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि साइकिल में क्या है, 2 का फेज है तो t का टाइम है और लैम्डा का पाथ है। ये दोनों क्या है, इसके आधे हैं, बस केवल वर्ड रिप्लेस करने हैं। फेज से टाइम में जाना है तो पाई को t से रिप्लेस किया, और फेज से वेवलेंथ में जाना है तो पाई को लैम्डा से रिप्लेस किया। इसलिए एक फार्मूला जो बनता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, कि अगर हमको फेज डिफरेंस निकालना है, पथांतर जिसे बोलते हैं, कलांतर फेज डिफरेंस निकालना है डेल्टा फाई, तो फेज डिफरेंस पाई में आएगा। और एक साइकिल में कितना फेज है, 2 और कितना वेवलेंथ है एक साइकिल में, लैम्डा। इसको क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाथ डिफरेंस डेल्टा लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लैम्डा कट जाएगा, पाई के टर्म में आएगा और पाई फेज होता ही है ना। ये फार्मूला आपने, बहुत पॉपुलर फार्मूला है, यहाँ यूज भी करेंगे हम, इसलिए मैंने लिख दिया, ये आपने इंटर में पढ़ा होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ लिखा भी है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल इज वेवलेंथ। तो अगर वेव की वेलोसिटी v है और वेव एक साइकिल चलने में टाइम कितना लेता है, टाइम पीरियड t, तो एक साइकिल में कितना डिस्टेंस किया, चला v इंटू टी, कैपिटल T टाइम पीरियड, और एक साइकिल का डिस्टेंस क्या हुआ, लैम्डा, है ना। तो v इंटू टी इक्वल टू क्या है, लैम्डा, या v इक्वल टू क्या होगा, λ/t। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, ये आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी f क्या है, 1 टाइम पीरियड। इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू 1/t, यानी लैम्डा f। फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी दिखाते हैं, f से भी दिखाते हैं, न्यू से भी दिखाते हैं, तो v इक्वल टू f लैम्डा, न्यू से दिखाएंगे तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। ठीक, कि फ्रीक्वेंसी, फेज, टाइम पीरियड, वेवलेंथ में क्या रिलेशन है या डिफरेंस है। जैसे हमने इसी को कहा कि π/2 पीछे है दूसरा वेव, तो फेज में π/2 पीछे है ये, लेकिन टाइम में t/4 पीछे है ना, और वेवलेंथ में λ/4 पीछे है, ये λ/4 पीछे होगा वेवलेंथ में, क्योंकि अगर पाई, यहाँ से हमने क्या कहा कि पाई को t से रिप्लेस करो, 2 से डिवाइड करो, पाई को t से रिप्लेस किया, 2 से डिवाइड किया, t/4 हुआ, पाई को लैम्डा से रिप्लेस किया, 2 से डिवाइड किया, λ/4 हो गया। अब ये सारी बातें आएंगी आपके सामने इंटरफेरेंस में। ठीक है, तो मतलब 2 वेव तभी इंटरफेयर कर पाएंगे, हमने कहा अवकाश सेम हो, जब उनका एम्पलीट्यूड लगभग सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेलोसिटी सेम हो। ठीक है, तभी दोनों वेव एक मीडियम में चलेंगी, तभी आपस में सुपर इम्पोज कर पाएंगी, और तभी क्या होगा, इंटरफेरेंस कहीं सपोर्ट करेंगी
तो उसे बोल देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कभी कहीं अपोज करेंगी उसे बोल देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, सपोर्ट अपोज अल्टरनेटिव मैनर में होंगे, क्योंकि वेव में अल्टरनेटिवली आता है पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, है ना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इतना एनफ है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसमें, अच्छा ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा मोनोक्रोमेटिक सोर्स और क्या आपका कोहेरेंट सोर्सेज, ये दो बेसिक चीज़ें। बट आज आपको इतना समझ जाना चाहिए कि अगर दो वेव, एक चीज़ और कि अगर दो वेव में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, जैसे एक वेव है, सबसे आसान है π/2 वाला, इसका π/2 यहाँ ख़त्म होगा तो इसका शुरू होगा, और तब इसका π/2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसने में क्या है डिफरेंस π/2, और जब इसका 3π/2 इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस π/2 हर जगह बना हुआ है तो क्या होगा, तो दोनों का वेवलेंथ सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि इसका π/2 यहाँ है, इसका पाई यहाँ है, यहाँ पर इसका 3π/2 है। तो 3π/2 इस वाले वेव का है, इसका क्या है, पाई है, 3π/2 माइनस पाई, 3π/2 इज बेसिकली पाई प्लस π/2 माइनस पाई। यहाँ भी क्या है, इन दोनों में π/2 का ही फेज डिफरेंस है, और उतना ही फेज डिफरेंस तब रहेगा जब क्या है, वेवलेंथ का डिफरेंस, मतलब वेवलेंथ का डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस उतना ही रहे, टाइम डिफरेंस भी उतना रहे। क्योंकि हम लोग जब फेज से टाइम या पाथ में जाते हैं तो सीधे सीधे पाई को λ/t से रिप्लेस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, और पाथ और टाइम तभी सेम रहेगा जब वेलोसिटी सेम हो, है ना, क्योंकि v/t क्या है, लैम्डा। और अगर टाइम सेम है, वेवलेंस सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। टाइम अगर सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि दो वेव सुपर इम्पोज तभी कर पाएंगे जब उनका एम्पलीट्यूड सेम या नियरली सेम हो, फेज सेम कांस्टेंट हो। फेज एक π/2 कांस्टेंट बना हुआ है, फेज कांस्टेंट हो, है ना, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, और फ्रीक्वेंसी सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो, वेवलेंस सेम हो, और वेलोसिटी सेम हो। अभी मान लो फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना होता, जैसे मान लो यहाँ क्या है, यहाँ π/2 का है, फिर इसकी ये जल्दी जल्दी इसका साइकिल पूरा होता, तो इसका साइकिल अगर जल्दी जल्दी पूरा हो रहा मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब क्या है, टाइम पीरियड कम है, और टाइम पीरियड कम है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ फिर यहाँ क्या हो गया, न तो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, ना वेवलेंथ मैच करेगा, ना टाइम पीरियड मैच करेगा, तो यहाँ इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या अंतर इसमें आया कि इसमें कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप मिला रहा दोनों में, और इसमें कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर दो वेव में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, ये सारी प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग हो जाएंगे, डिफ़र कर जाएंगे, तो हमको इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। उनकी औकात क्या होगी, बदल गई। तो ये फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज, ये सारी चीज़ें, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें सेम तभी मिल पाती हैं जब क्या हो, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। तो इंटरफेरेंस में ये वर्ड बहुत मैटर करेगा, क्या, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप अगर हमने लिख दिया दो वेव के बीच में, तो इसके मतलब उसमें क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम टाइम पीरियड होगा, सेम वेवलेंथ होगा, सेम वेलोसिटी होगी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है। तो आज का ये जनरल इंट्रोडक्शन इतना ही रहा। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स और कोहेरेंट सोर्स के बारे में, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।